हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। मैं हूं आपका इंग्लिश एडुकेटर ओली बोल्ड लर्निंग सेंटर पुणे में। इस वीडियो में एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्वांट बाय लोकेश सर करके। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ सेट मिलेंगे, जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी पर्टिकुलर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इंग्लिश डेडिकेटेड वीडियो है। इसके अंदर आपको मैंने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस दिए थे कल, जिसका लाइव वीडियो सॉल्यूशन मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये आपको डेली बेसिस पे मिल जाया करेगा। जैसे जैसे पीडीएफ अपलोड होगी, ये वीडियो भी अपलोड होती जाएगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूट्यूब पे आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है यार आपको इसमें कुछ नई चीज सीखने को मिली है, कुछ न्यू आपके लिए हुआ है, या कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो आपको नहीं आते थे अब आ गए हैं, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। देखते हैं जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी, उसी से लेके वीडियो सोल्यूशन आज आपको मैं देने वाला हूँ। इसके अंदर क्या रहेगा, आपको डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ देखने को मिलेगी। अब इस पीडीएफ के अंदर आपको जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जैसे मान लेते हैं आज 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर को मान लो मैंने एक पीडीएफ अपलोड करी है। ठीक 9 बजे वीडियो पीडीएफ रात को, ठीक रात को 9 बजे पीडीएफ अपलोड होगी। इंग्लिश सेक्शन की है, ऐसे ही रीजनिंग की भी मिलेगी, जीए की भी मिलेगी। अभी ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसके अंदर हम इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगा किस तरीके से आप इंग्लिश के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसकी आंसर की आपको मिलेगी नेक्स्ट, मतलब 2 दिसंबर को, यानी कि कल। कल जो पीडीएफ आएगी 9 बजे, उसके अंदर 1 दिसंबर में जो पीडीएफ आई थी, उसके आंसर मिलेंगे। मतलब एक दिन क्वेश्चन, अगले दिन जो पीडीएफ आ रही है उसके दिन आंसर, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन लाइव आके इन डिटेल वीडियो के फॉर्म में सिखा पाऊँ, जिससे कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करना है और खुद से अपना आंसर लगाना है। मैं ये मानता हूँ कि आप पहले ही पीडीएफ डाउनलोड करके और इनके क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं। अब आप यहाँ पे सिर्फ लाइव अप्रोच सीखने आए, आपका आंसर सही है गलत है, और अगर गलत है तो कैसे सही हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपको वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर देना है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। अब देखो इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो जब भी आपके सामने वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए, ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर आपके सामने वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो भी बोल्ड में वर्ड लिखे हुए हैं, उसके आसपास से कोई क्लू निकालिएगा। मैं इस पूरी सीरीज में आपको बहुत सारे क्लू, बहुत सारे अप्रोच देने वाला हूँ, तो प्लीज इसको जेन्युइनली फॉलो करिएगा। और अपना रिव्यू, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और वीडियो बना पाए। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम वो कमियां भी दूर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से इससे एक अप्रोच निकाल पाऊंगा। क्या अप्रोच है, देखो जैसा कि आपको पता है विल एक मोडाल होता है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप मोडाल लिखेंगे, तो मोडाल के बाद 101% ये कंपलसरी होता है कि जब भी हम मोडाल लिखेंगे, तो मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और वर्ब जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। मोडाल के बाद 101% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा यार, यहाँ पे विल लिखा हुआ है, तो विल के बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे सस्टेन लिखा हुआ है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सस्टेन करना। क्या इसके अलावा और कोई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो आ सकती है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। जिसके पीछे SIV होता है या जिसके पीछे TIV होता है, ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ब नहीं है। कन्वर्सेशंस, ये तो नाउन है, ये वर्ब नहीं है। रेगुलर भी एडजेक्टिव है, जिसके पीछे AL लगा होता है, या रेगुलर करके या प्राइमरी करके कोई वर्ड आता है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है। तो आपके माइंड में एक बात ये क्लिक हो गई कि यार विल के बाद मुझे चाहिए था एक वर्ब, और वर्ब ऑटोमेटिक लिखी हुई। अगर वर्ब लिखी हुई है, इसका मतलब डी को मैं छेड़ नहीं सकता, डी अपनी जगह सही है। तो जिस ऑप्शन में डी है, वो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब या तो हमारा आंसर ए और सी होगा, या तो हमारा आंसर बी और सी होगा। इसका मतलब ये है, सी को तो चेंज करना कंफर्म है, मतलब सी गलत लगा हुआ है। बस अब हम सी वाले वर्ड को पढ़ेंगे और चेक करेंगे सी अगर यहाँ गलत है तो कहाँ आ सकता है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्सेशंस। तो कन्वर्सेशंस कहाँ आ सकता है? तो कन्वर्सेशंस जरा चेक कर लेते हैं कहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा टीचर शुड होल्ड regular gender equality conversation with high school girls and boy to shape progressive attitudes। तो इसका मतलब ये है कि इस कन्वर्सेशन को यहाँ से उठा के यहाँ पे बी लिखा हुआ है यहाँ पे लगाना। तो ऐसे करेंगे अगर अपन, तो हमारा आंसर 100% करेक्ट भी आएगा, और जब टफ क्वेश्चंस आएंगे तब भी हम इजीली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर एटीट्यूड्स लिखा हुआ है, एटीट्यूड्स यहाँ पर नाउन हो जाएगा। नाउन के पीछे कभी भी नाउन नहीं आ सकता, मतलब हमें यहाँ पर इस नाउन के पीछे एक एडजेक्टिव चाहिए रहेगा। तो आपने देखा एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड? प्रोग्रेसिव, जो बार बार आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें बी और सी को चेंज करना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट। तो ऐसे आप इसका आंसर करेक्ट लगा। ये तो हो गई एक अप्रोच। हो सकता है आपने रीडिंग करके बना लिया हो, आपका आंसर जल्दी आ गया हो, लेकिन आगे आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन है जो रीडिंग से नहीं हो, आपको ग्रामर की अप्रोच वहां पे जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ से आपने एक अप्रोच ये सीखी कि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, तो भी हम बना सकते हैं। एक अप्रोच और सीखी, एटीट्यूड यहाँ पे अगर नाउन है तो नाउन से जस्ट पहले आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो एडजेक्टिव इस पूरी आप देखेंगे, अगर सभी बोल्ड को चेक करेंगे तो एक तो ये एडजेक्टिव है और ये एक एडजेक्टिव है। तो रेगुलर एटीट्यूड कुछ होता नहीं है, हाँ प्रोग्रेसिव एटीट्यूड जरूर। इसका मतलब बी और सी को चेंज होना ही पड़ेगा। तो बी और सी ऐसे चेंज हो जाएगा, लेकिन बी और सी इस ऑप्शन में भी आ रहा है, लेकिन विल के बाद हमें सस्टेन चेंज नहीं करना, इसलिए मैं ए और डी को चेंज नहीं करूंगा। इसलिए मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल बी अवर करेक्ट। अगर बढ़िया लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। अब मैं आपको इसकी अप्रोच देने जा रहा हूँ। तो इसकी अप्रोच क्या होगी समझिएगा जरा ध्यान से। आपने देखा यहाँ पे टेक्निकल लिखा हुआ है, टेक्निकल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे एल आ रखा है, और एल अभी अभी मैंने आपको बताया एल एडजेक्टिव होता है। अगर एडजेक्टिव होता है तो आपको ये पता होना चाहिए एडजेक्टिव के जस्ट बाद एक नाउन आता है। एडजेक्टिव को अगर मैं डेफिनेशन में बोलूं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने वाला, और किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने वाला? किसी नाउन की। तो अगर ये एडजेक्टिव आया तो इसके जस्ट बाद मुझे एक नाउन चाहिए होगा, लेकिन अनइक्वल के अंदर वापस से एल लगा हुआ है, मतलब ये तो एक और एडजेक्टिव लिखा हुआ है, बात गलत हो गई। तो कभी भी दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते हैं, जैसे दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, ऐसे ही दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या है? इस टेक्निकल को इसका एक नाउन चाहिए होगा भाई। अब नाउन कहाँ पे है? चलो चलते हैं नाउन को ढूंढते हैं, आ जाओ मेरे साथ। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने यहाँ पर एक ही वर्ड को पकड़ा है, डी को, और डी से ही मैं पूरा आंसर निकाल डालूंगा। देखो कैसे। मैंने देखा टेक्निकल के बाद नाउन चाहिए, अब मैं नाउन ढूंढने निकलूंगा। ये नाउन नहीं है ना, जिसके पीछे आईसी लगा होता है वो भी एडजेक्टिव होता है, ध्यान में रखिए। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो शॉर्ट फॉर्म समझो। जिसके पीछे आईसी होगा, एल होगा, एफ यू एल होगा, ओ यू एस होगा, टी आई वी होगा, एस आई वी होगा, ए बी एल ई होगा, आई बी एल ई होगा। ये सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर ये सारे वर्ड एडजेक्टिव बन जाते हैं तो आप आराम से समझ जाओगे एडजेक्टिव है। अब हमें नाउन चाहिए, तो ये भी एडजेक्टिव है, आईसी लगा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है, गलत है। इनडिफरेंट भी एडजेक्टिव होता है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? कौन, ये इससे अलग है, मतलब ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? ये सभी एडजेक्टिव होते हैं यार। तो फिर बच गया सी, इसका मतलब क्या है? लास्ट में सी आना चाहिए। इसका मतलब ये सीओडी तो चेंज होगा ही होगा। तो सीओडी किस ऑप्शन में? सीओडी ऑप्शन नंबर डी में है। इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर। ये सब मेंस के क्वेश्चन है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कंफर्म भी कर लो, आ जाओ ए और बी को भी चेंज करके देख लो। तो आपने यहाँ पर ये देखा, यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो ए के बाद इनडिफरेंट तो आ भी नहीं सकता। इनडिफरेंट में आई लिखा हुआ है, और आई वोवल होता है, वोवल के आगे हम आर्टिकल ए नहीं लगा सकते, वोवल से जस्ट पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये इनडिफरेंट गलत है, तो इसलिए ए बी को भी चेंज करना मांगता है, और ए और बी से चेंज होगा। ए और बी से क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अप्रोच। उसकी कैसी अप्रोच रही होगी? उसकी इनडिफरेंट अप्रोच रही होगी। कैसी अप्रोच रही होगी उसकी? इनडिफरेंट अप्रोच। और एंड के बाद अगर आप सी और डी को भी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे इनडिफरेंट अप्रोच और अनइक्वल शेयरिंग दोनों बातें सिमिलर हो गई। इसका मतलब एंड वाला रूल भी फॉलो हो गया, जो कि हमें कहता है दोनों तरफ सिमिलर मीनिंग या सिमिलर वर्ड आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विल बी एवर करेक्ट।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ। यहाँ से आपने 2 से 3 चीजें सीखी। पहली चीज आपने सीखी एडजेक्टिव के कंसेप्ट क्या होते हैं, एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। दूसरी चीज आपने सीखी कि नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो आपने यहाँ से अनइक्वल को एलिमिनेट कर दिया। इस तरीके से एलिमिनेट करा कि आपके सामने सिर्फ सी ही एक आपके सामने नाउन बच गया, क्या ना। नो हाउ मतलब कैसे, टेक्निकल नो हाउ। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी हम मार्क कर देंगे। अब हमारा ये आंसर 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो स्टूडेंट पीडीएफ से अपना आंसर दे चुके हैं यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो वीडियो को फास्ट करके तेजी से भी देख सकते हैं आपका आंसर सही है गलत है। और अगर आपको कंसेप्ट सीखना हो तो आप कंसेप्ट भी सीख सकते हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ दे रहा हूँ। कमेंट में जरूर अपना रिव्यू लिखिए, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे आर्टिकल दा दिख रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल दा के बाद आपको एक नाउन चाहिए, तो स्पेक्ट्रम नाउन हो सकता है, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर इज लिखा हुआ है, तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए होगी। नहीं तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है, तो हमें एक एडजेक्टिव चाहिए हो सकता है। अब देखो इसको किस तरीके से बनाना था। इसमें अगर आप बोल्ड के आसपास नोटिस कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं दिख रहा होगा जिससे एक ही आंसर आ जाए। अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, अब आपको थोड़ा सा इसको रीड करना पड़ेगा। आ जाओ रीड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रीड करा, मुझे ये बढ़िया लग रहा था। दी एंटायर कैपेबिलिटी नहीं होगा, दी एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम वेलफेयर। तो पूरा एंटायर स्पेक्ट्रम आ जाएगा मैरीटाइम वेलफेयर का, वॉरफेयर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे एक स्पेक्ट्रम डालना। और दूसरी अप्रोच देख लेते हैं। The new INS Vela is potent and has the capability, और ये ऐसी कैपेबिलिटी रखता है, हम बोलते हैं ना has the capability, इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है, बी और डी आपस में चेंज करने। तो बी और डी किस ऑप्शन में चेंज हो रहे हैं, या तो बी और डी चेंज होगा, नहीं तो बी और डी के साथ ए और सी भी चेंज करना पड़ेगा। चलो क्रॉस चेक कर ले। तो यहाँ पे हमने देखा दी न्यू आईएनएस वेला इज स्पैनिंग, नहीं स्पैनिंग अक्रॉस होता है। स्पैनिंग अक्रॉस का मतलब बहुत पूरा अंटायर यहाँ पर फैल रहा है, तो यहाँ पर हम स्पैनिंग लगाना चाहेंगे। स्पैनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत तेजी। तो स्पैनिंग अक्रॉस ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए और सी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बी और डी लगा। तो बी और डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट। तो जो क्वेश्चन रीडिंग से करना रहेगा आपको समझ में आ जाएगा यार। अगर वहां पे कोई ग्रामर नहीं लग रही है तो फिर रीडिंग लगानी, ग्रामर लग रही होगी तो बहुत जल्दी आती। क्या क्लियर है आप लोगों को। आगे चलिए, आगे और मेंस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सभी के सामने है, पोस्ट कर दीजिए, आंसर दे दीजिए। अब देखो इसका आंसर कितनी जल्दी आए। आपको पता है मेट्रो ट्रेन कोचेस हो सकता है, मेट्रो ट्रेन के कोच हो सकता है, मतलब मेट्रो मेट्रो ट्रेन के डब्बे। तो मेट्रो ट्रेन कोचेस आएगा, मतलब डी की जगह पे क्या आएगा, सी आएगा। मतलब सी और डी तो आपस में रिलेट होंगे ही होंगे, मतलब चेंज होंगे ही होंगे। तो या तो ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर होगा। ए और बी को चेक कर ले। तो अगर हमने ए और बी को चेक करा, दी कॉर्पोरेट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑपरेशन ही आएगा ना भाई। नहीं, कॉर्पोरेट स्टार्टेड ऑपरेशन दी बेनिफिट, नहीं ऑपरेशन दी बेनिफिट नहीं है। कॉर्पोरेट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड रीपिंग बेनिफिट। अब रीपिंग का मतलब समझ, देखो रीप का मतलब होता है, यहाँ पे जो रीपिंग लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है आप कोई ना कोई चीज का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी कोई ना कोई प्रॉफिट है, कोई आपने काम करा उसका आपको फल मिल रहा है, उसको आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उस सेंस में हम रीपिंग लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर रीड ये करा कि दी कॉर्पोरेट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड रीपिंग दी बेनिफिट। जो कॉर्पोरेट है वो ऑलरेडी अपना बेनिफिट रीप कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी अपना बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है ना। किस कारण उठा रहे हैं, दी बेनिफिट ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ऑपरेशन। ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इससे जो बेनिफिट मिल रहा है वो कॉर्पोरेट ऑलरेडी उठा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए और बी भी चेंज होगा और सी और डी भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में। पहला हम समझ गए कोचेस को चेंज करो यहाँ लगाओ, दूसरा हमने रीड करा और हम यहाँ पर ही समझ गए कि ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन ऑपरेशन होगा, रीपिंग नहीं होगा, हम ऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर कौन कौन दे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बता।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मेंस लेवल का फिलर्स दिया है। अब आप मेंस लेवल का फिलर्स बनाइए। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है जरा समझिएगा मेरी बात। देखो आपको क्या करना है, पूरा रीड करने की पहले जरूरत नहीं है, मेरी बात नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप एक बार उसमें ग्रामर लगाने की कोशिश करिए, और ग्रामर के जो भी कंसेप्ट है, ग्रामर के जो भी कंसेप्ट है अगर आपके वीक है, और अगर आप चाहते हैं अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना इंग्लिश को लेके, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं आप कॉन्फिडेंट फील करें, आपकी एक्यूरेसी आ जाए, तो आप ओलिव वर्ल्ड लर्निंग सेंटर में कॉल लगाइए, आके यहाँ पे एडमिशन लीजिए। हर महीने 2 नए बैच यहाँ पर हर महीने लॉन्च होते हैं, तो आप हर महीने में किसी भी महीने में आके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से मेंस लेवल तक सिखाए, प्लस यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, जीए सबकी एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारे पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप इस फिलिंदा ब्लैंक्स को जरा गौर से देखें, तो इस फिलिंदा ब्लैंक्स के बाद रेन लगा हुआ है। रेन का मतलब हो जाएगा एक नाउन लिखा हुआ है। अब आपको भी पता है इस नाउन से पहले क्या आ सकता है, एक एडजेक्टिव है ना। चला चेक करते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए ट्रेजेटरी नाउन होता है, ट्रेजेटरी मतलब इसका पाथ इस तरीके से जाएगा, क्या इसका पाथ रहने वाला है, या आप मैप कह सकते हैं। तो ट्रेजेटरी भी एक नाउन हो जाएगा, ट्रेजेटरी कार्ड। फेट, फेट मतलब आपका फेट कितना है उस पर, तो फेट भी एक तरीके से नाउन की तरह काम करेगा, तो नाउन भी काट। हमें चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव, तो इनसेसेंट एडजेक्टिव हो सकता है, अनइंटेंडेड वर्ब हो जाएगी। कैसे आपने काम करा, अनइंटेंडेड करा। अगर आपको नाउन बनाना था तो आप अनइंटेंशन बोल सकते थे, मेरी इंटेंशन नहीं थी, अनइंटेंशनल बोल सकते थे, ठीक है ना। अबेंडेड भी वर्ब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों नाउन हो गए इसलिए मैं काट पा रहा हूँ, ये भी नाउन हो गया इसलिए काट पा रहा हूँ, ये वर्ब हो गई इसलिए मैं काट पा रहा हूँ, ये वर्ब हो गई इसलिए मैं काट पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव इन सभी ऑप्शन में सिर्फ सी ही हमारे पास एक एडजेक्टिव था। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में सी आएगा, स्टार्टिंग में सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे, बिना सारे फिलर्स को क्रॉस चेक करे, मैं आंसर बी लगा के आगे निकल सकता। हो सकता है आपको टफ लगाओ, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ढंग से समझ। देखो आपने यहाँ पर ये देखा कि सर यहाँ पे रेन लिखा हुआ है, और रेन से पहले मैं एक एडजेक्टिव लगा सकता हूँ। ये एडजेक्टिव नहीं है नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है नाउन है, ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये नाउन नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक ही वर्ड बचा रहा है। मान लो आपको इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, जिसके पीछे ए एन टी होता है, जैसे एफिशिएंट, आप सुनते होगे ना, एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट, तो ये सब एडजेक्टिव होते हैं। जिसके पीछे ई एन टी होता है, ए एन टी होता है, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको नहीं भी पता था एडजेक्टिव होता है, लेकिन आपको ये तो पता था ना ये दोनों वर्ब है ना, ये दोनों वर्ब है, ये आपके पास नाउन है, ये एडजेक्टिव बचा, मतलब सी से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और अगर क्रॉस चेक करना है तो और क्रॉस चेक मैं आपको करवा देता हूँ। आपने ये आंसर लगा दिया। अब आपको पता है फर्स्ट और सेकंड, सेकंड फिलिंदा ब्लैंक्स में वॉज के कारण थर्ड फॉर्म आई, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये ई लगा रहा है, तो ये ई में अबेंडेंट लगा रहा है। तो एक बार रीड कर लेते हैं भाई, अबेंडेंट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। अबेंडेंट का मतलब ये होता है छोड़ देना, त्याग कर देना, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पे, दी लास्ट गेम दैट वाज अबेंडेंट बिकॉज ऑफ रेन, बिल्कुल सही बैठ रहा है। लास्ट गेम जो हमने छोड़ दी थी बारिश के कारण, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस चेक हो गया, बी हमारा करेक्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है, पता लग पा रही है अप्रोच। अब देखो इससे फायदा ये हुआ, मुझे यहाँ तक जाके रीड करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को रीडिंग से करता तो रीड करने के लिए पूरा ये मैं 2 से 3 बार रीड कर चुका होता पूरा सेंटेंस। अगर पूरा सेंटेंस 2 से 3 बार रीड कर चुका होता, ये ऑप्शन भी बार बार लगा के देख चुका होता, तो टाइम मेरा वेस्ट हो जाता। अभी मैंने क्या करा, पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से आंसर तक पहुंचे। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच सीखनी है बढ़िया तरीके से, तो आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं, पे कॉल लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं सर बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल, रहने के लिए पीजी की व्यवस्था प्रोवाइड करी जाएगी। सब कुछ आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा, बस आप कॉल लगाइए और इंक्वायरी करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप पहले अपना टाइम ले लो, वीडियो पोस्ट कर लो, फिर मैं अप्रोच बता।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना आंसर भले ही रीड करके दिया हो, ग्रामर लगा के दिया हो, दे दिया होगा। अब इसकी अप्रोच सुन लीजिए, बेस्ट अप्रोच। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि रेन यहाँ पर नाउन है और नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आ सकता है, ऐसे ही हम इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पे लिंक्ड दे रखा है, आर लिंक्ड, तो लिंक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब से जस्ट पहले एडवर्ब ही आ सकता है। एडवर्ब बोले तो वर्ब की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला, और एडवर्ब की पहचान क्या होती है? एलवाई होती है। तो एलवाई सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पर ई सबसे पहले फिल होगा, मतलब एलवाई वाला वर्ड सबसे पहले आएगा। अगर एलवाई वाला वर्ड सबसे पहले आएगा तो एक ही ऑप्शन में ई सबसे पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सिर्फ 10 सेकंड में हमारे सामने आ गया है, या 5 सेकंड में भी आप इसका आंसर दे सकते थे अगर आपको इतना सा मालूम होता। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपने इसको कैसे चेक करा, वापस से बता दे रहा हूँ। आर पे गए, आर के बाद वर्ब पे गए, वर्ब के बाद मुझे यहाँ पर एक एडवर्ब लगाना था। मैंने ऑप्शन में नजर मारी, ऑप्शन में जब नजर मारी तो एक ही एडवर्ब मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल था। तो इसका मतलब क्या है? ई ही यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर ई स्टार्ट होगा तो ई एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास डी आ गया। विद इन 5 सेकेंड मेरा आंसर आ गया। मेंस लेवल का क्वेश्चन। अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन में मैं कोई आंसर को 30 सेकंड में कर रहा हूँ, या 10 सेकंड में कर रहा हूँ, या 20 सेकंड में कर रहा हूँ, अब ये जो मैं टाइम बचा रहा हूँ, ये टाइम में जो क्वेश्चन मेरे लिए टफ था, जिसमें मुझे टाइम लग रहा था, मैं उसमें दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, वो भी कम टाइम में। तो ये सारी अप्रोच बिल्कुल जीरो से अगर आपको सीखनी है तो लगाइए कौन, बैच में एनरोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। चलिए काम करते हैं एक बार इसको, इसके अलावा भी मैं आपको सेटिस्फाई कर देता हूँ, इसके अलावा भी आप कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको टू दिख रहा है क्या? हाँ सर, टू। अगर आपको यहाँ पे टू दिख रहा है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो जरा चेक करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर लिखी हुई है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये तो नाउन है, जिसके पीछे TION आता है वो नाउन होता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सिर्फ एक ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचती है। इसका मतलब पहला फिलिंदा ब्लैंक्स, दूसरा फिलिंदा ब्लैंक्स, तीसरा फिलिंदा ब्लैंक्स, चौथे फिलिंदा ब्लैंक्स के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इसका मतलब चौथे फिलिंदा ब्लैंक्स के अंदर बी लिखा होना चाहिए। तो चौथे फिलिंदा ब्लैंक्स के अंदर अगर बी लिखा होना चाहिए, हमारा आंसर हमने डी को पिक करा है। तो फर्स्ट फिलिंदा ब्लैंक, सेकंड फिलिंदा ब्लैंक, थर्ड फिलिंदा ब्लैंक, फोर्थ फिलिंदा, और फोर्थ फिलिंदा ब्लैंक्स पे ऑटोमेटिक फोर्थ ऑप्शन में बी आ रहा है। इट मींस क्रॉस चेक हो गया, हमारा आंसर ही। अगर आपको ये नहीं मालूम था तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसका मतलब ये है, आपको मैं इतनी अप्रोच सिखा दूंगा, इतनी अप्रोच मैं आपको दे दूंगा कि अगर आपसे पहली अप्रोच नहीं भी लगेगी तो दूसरी लग जाएगी, अगर दूसरी नहीं लगेगी तो तीसरी लग जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, आप बिना इस क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को रीड करे आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हो। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है टाइम कम लेना, आंसर 100% एक्यूरेट आना, और वो मैं आपको फुलफिल करके दूं। अगर इस तरीके से आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का, ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको भी पता है इतना बड़ा क्वेश्चन मेंस में आता है, और इस मेंस के क्वेश्चन को अगर हम 10 सेकंड में कर पा रहे हैं या 5 सेकंड में कर पा रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है हमारी अप्रोच में, हमारे पढ़ाने के तरीके में। तो आप आके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कॉल लगाइए और पूछिए क्या डिटेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आप इसमें वो अप्रोच लगाइए जो आप सीखते हुए आ रहे हैं। अगेन आप वही वाली अप्रोच इसमें भी लगा सकते हो। प्रीपोजिशन टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढने निकलते हैं, ये आपके पास सेकंड फॉर्म है, कहलाते हैं। आउटेजेस, आउटेजेस प्लूरल हो गया। ठीक है ना? आउटेजेस, वैसे यहाँ पर देखो, आउटेजेस आप कह सकते हो, आउटेजेस का मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना, शोर शराबा करना, या दंगे फसाद करना। ठीक है ना? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये थर्ड फॉर्म में ये नहीं आएगा। स्टेबलाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये आ सकता है। एक बार रीड कर लें क्या? एक बार रीड कर लेते। तो हमने यहाँ पर ये रीड करा, डैट से रीड कर लेते। इमरजेंसी सर्विसेज आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू स्टेबलाइज द सिचुएशन। इमरजेंसी सर्विस जितनी भी थी वो सब अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे थे, जिसके कारण हम इस सिचुएशन को स्टेबलाइज कर पाए, इस सिचुएशन को स्थिर कर पाए।
इस सिचुएशन को टैकल कर। इसका मतलब क्या है, ई लास्ट में ही आना चाहिए था। अब आप बता दो खुद ही किस ऑप्शन में ई लास्ट में है। ऑप्शन नंबर बी में ई लास्ट में है। अब आप देखिएगा खुद ही, ये एक मॉक से लिया हुआ क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ना तो इसके ऑप्शंस मैंने बनाए ना क्वेश्चन मैंने बनाए, फिर भी जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लग सकती है, आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही है तो अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए कैसा रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, इसको बनाइए। अच्छा, आप इसको एक और तरीके से बना सकते, आप ऐसे बना सकते थे इसको, देखो इसको आप इस तरीके से बना सकते थे, ब्लेम्ड वाला आप लगा सकते थे, ब्लेम्ड वाला बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा। देखो कैसे बैठ जाएगा, दी स्ट्राइक कम्स डे, ये जो स्ट्राइक है, ये जो इन दिनों चल रही है, आफ्टर रशिया, रशिया क्या कर रहा है, डैश कर रहा है यूक्रेन को, तो रशिया यूक्रेन को ब्लेम ही करेगा ना, पूरा ड्रोन अटैक कि आपने ड्रोन अटैक करने के लिए ब्लेम कर रहा है ऑन इट्स ब्लैक सी फ्लीट, CNN रिपोर्टेड। तो इसका मतलब क्या है, रशिया ब्लेम्ड कर रहा है भाई, तो यहां से भी आप बना सकते थे, मतलब अगर ये ब्लेम्ड कर रहा है तो ब्लेम्ड है ऑप्शन नंबर डी में, मतलब डी आएगा सेकंड में, तो सेकंड वाले जगह पे डी कहां पर है, तब भी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में ही डी दे रखा है। तो जब भी आपके सामने ऐसे मेंस लेवल के फिलर्स आते हैं तो ये बहुत इजी हो जाते हैं अगर आप इस माइंडसेट के साथ इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, खुद आप इसकी डायरेक्शन रीड करिए और आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसकी भी बेस्ट अप्रोच देने वाला। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसका डायरेक्शन और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भाई हमने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, जिसमें से एक सेंटेंस आउट ऑफ द टोन है या एक सेंटेंस गलत है। अब उस सेंटेंस को निकाल लेने के बाद जो 4 क्वेश्चन बचे, 4 सेंटेंस बचे, उसको आप सीक्वेंस वाइज अरेंज करिए। अब इसमें स्टूडेंट क्या दिमाग लगाते हैं, पहले वो रीड करते हैं, पूरा रीड करेंगे, रीड कर रहे हैं कि फिर वो देख रहे हैं यार ओड कौन सा है, फिर वो ओड को अलग करेंगे, उसके बाद वो सीक्वेंस बनाएंगे। ये हो जाती है लंबी अप्रोच। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। अभी देखो ये थोड़ा सा इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि A B C D और E, मान लो आपने रीड करके ओड को पहचान लिया तो ओड वाला ही आंसर आप ऑप्शन में देख के आंसर लगा सकते हो। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या हो जाता है, मान लो वो C 2 बार दे देगा, मान लो वो B 2 बार दे देगा। अब इससे होगा क्या, मान लो आपने ओड पहचान लिया C है, अब आपको ये भी क्रॉस चेक करना रहेगा, ये भी क्रॉस चेक करना रहेगा, टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले तो आपने ओड में ढूंढने के लिए रीड करा, टाइम वेस्ट करा, अब आप सीक्वेंस के लिए टाइम वेस्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन में आप मेरी बात मानिए, आप पेयर बनाने की कोशिश करिए। पेयर कैसे बनाएंगे आ जाइए समझते हैं। तो आप अगर इसको रीड कर रहे होंगे, आप किसी भी सेंटेंस को रीड करें तो कोशिश करें उसका लास्ट वर्ड दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग से आप कनेक्ट कर पाए। तो आपने यहाँ पर ये देखा, वाइल अ न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट हैज बीन डिटेक्टेड, तो डिटेक्टेड किस में होगा, इन महाराष्ट्र में होगा और इन दी स्टेट होगा। यही दो ऑप्शन बन सकते हैं, एक बार आप खुद से रीड कर लो, यही दो ऑप्शन बनेंगे। इसका मतलब ये है, ए को मैं इन महाराष्ट्र लगा सकता हूं, मतलब ए के साथ मैं बी लगा सकता हूं, या मैं ए के साथ ये वाला ऑप्शन लगा सकता हूं जो कि डी ऑप्शन बैठ रहा है। या तो मेरा आंसर ए और बी होगा या तो मेरा आंसर ए और डी होगा, यही दो तरीके बनते हैं। तो अब मैंने ये देखा यार ए और डी चेक करूं क्या किस किस ऑप्शन में आ रहा है, तो देखो ए और बी इस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें ए और डी आ रहा है, इसको भी साइड में रखो, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको काट दो। ए और बी इसमें आ रहा है, ए और बी ना, ए और डी इसमें आ रहा है, मतलब या तो मेरा ऑप्शन ये होगा, या तो मेरा ऑप्शन ये होगा, या तो मेरा ऑप्शन ये होगा। अभी भी यार बहुत कंफ्यूजन है कौन सा लगाओ। अब एक बात को समझो, अगर यहाँ पे मैंने द स्टेट लगाया, इसका मतलब स्टेट के आगे मैंने द लगाया, द स्टेट अगर मैंने लिखा है इसका मतलब ये है इस स्टेट के आगे मैंने आर्टिकल दा लगाया। अगर मैंने आर्टिकल दा लगाया है, इस स्टेट को मैंने
कंफर्म करा है, इसका मतलब स्टेट की बात पहले हो चुकी है। और ये स्टेट कौन सी होगी? महाराष्ट्र ही होगी। इसका मतलब ये होता है अगर हम सेंटेंस को कभी भी फ्रेम करेंगे तो पहले हम किसी नाउन का नाम लेंगे, जैसे महाराष्ट्र का नाम ले रहे हैं। अब मैं इसको वापस रिपीट ना करके स्टेट लिख सकता हूँ, दी स्टेट। ये वही स्टेट है जो पहले जिक्र में आ चुकी है। इसका मतलब ये है महाराष्ट्र वर्ड पहले आएगा, महाराष्ट्र पहले आएगा, स्टेट बाद में आएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि मेरे पास हमेशा बी सेंटेंस पहले लिखा जाएगा डी वाले सेंटेंस से। तो इसका मतलब ये है बी और डी का एक सीक्वेंस देखना है, मतलब बी कहीं ना कहीं पहले होना चाहिए। देखो बहुत डीप कंसेप्ट है पर है इजी, समझ के चलिएगा। कलर चेंज कर रहा हूं। देखो मैंने आपको क्या कहा कि एक तरफ महाराष्ट्र लिखा हुआ है, एक तरफ द स्टेट लिखा हुआ है। तो मुझे पता है यार महाराष्ट्र पहले लिखना पड़ेगा, फिर ही मैं इसके लिए स्टेट वर्ड यूज करूंगा। तो अब मैंने ये देखा महाराष्ट्र लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर बी में, तो मतलब बी पहले आएगा कहीं ना कहीं सी से, सॉरी डी से। डी में लिखा हुआ है द स्टेट, इसका मतलब बी और डी ऐसे लिखना चाहिए, बी आना चाहिए पहले। तो मैंने देखा यार इसमें डी पहले आ रहा है, इसको काटो। इसमें मैंने देखा बी पहले आ रहा है, डी बाद में आ रहा है, मतलब ये आंसर बन सकता है, इसको रखो साइड में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो डी हटा ही दिया, बी को पहले ले लिया, गलत। अब इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर ये हो सकता है। लेकिन इस सीक्वेंस को कंफर्म करने से पहले क्या मैं एक बार रीड कर लूं? अब मैं जब रीड करूंगा तो मैं कंफर्म सीक्वेंस को रीड कर रहा हूँ। चलो रीड कर लेते हैं। नहीं तो आप एक काम कर सकते थे, आप ई को क्रॉस चेक कर लो, क्या ई अलग लग रहा है? देखो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और मेंस लेवल के क्वेश्चन को अगर आपको बिना रीड करे इस तरीके से अप्रोच लगा के करना है तो आप बना सकते हो। अगर आप रीड करोगे ना तो डेफिनेटली रीडिंग में कंफ्यूजन होगी। ऐसे करोगे पेयर बना के तो जल्दी आंसर आए। आ जाओ इसको रीड कर लेते, क्या ना, आ जाओ। तो सी से स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को मिल गया इसका आंसर बी, मैं बी के साथ जा रहा हूँ। चलो रीड कर लेते हैं, बी को कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा बी। बी में सी बोल रहा है, तो कोविड 19 केसेस आर शोइंग फुल साइन ऑफ इंक्रीज, उसके बाद बी लगाओ। इन महाराष्ट्र आफ्टर अ लॉन्ग लुल, उसके बाद बोल रहा है ए लगाओ। व्हाइल आर न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट हैव बीन डिटेक्टेड इन द स्टेट इन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ इट्स प्रेजेंस इन। ई को कह रहा है ये आउट ऑफ द टोन है। क्या आउट ऑफ द टोन है? दिस सिचुएशन इज बीइंग मॉनिटर यूजिंग एडवांस। कौन सी सिचुएशन? सिचुएशन की तो बात ही नहीं हुई, और कौन सा मॉनिटर कर रहे हो? टेक्निक से। इसका मतलब क्या है? ई आउट ऑफ द टाउन है, बी हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे ए और बी, और बी ए और बी और ए और डी की एक हेल्प लेके, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र पहले आएगा तो बी पहले आना चाहिए, डी बाद में आना चाहिए। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, बी विल बी अवर करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको बनाइएगा। ये वाली अप्रोच लगा पा रहे हैं क्या? एक बार आप कोशिश। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन। अब ऐसे ही आप इसमें चेक कर पा रहे हैं कि हैव लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हैव लिखा हुआ है तो हैव के बाद मैं तीन चीजें कनेक्ट कर सकता हूँ, समझिएगा क्या क्या। देखो हैव के बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के बाद मैं, सॉरी आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकता हूँ। या तो मैं एक एडजेक्टिव लिख सकता हूँ, या फिर मैं एक नाउन लिख सकता हूँ। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक। ठीक है, तो पहला मेरा जो सेंस जाता है, जो इजी सेंस जाता है, वो ये जाता है यार हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं ना पहले, तो देखो थर्ड फॉर्म आपको सिर्फ यही मिलेगी। थर्ड फॉर्म मिल गई, लेकिन हम इसको अंधाधुंध सही नहीं कर सकते, रीड करके आना पड़ेगा। चलो रीड कर आते हैं। इसका मतलब ये है, इस हैव को मैं इस डिस्कवर्ड से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, मतलब इस बी को मैं ई से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो बी और ये एक पेयर मिल जाएगा। चलो रीड कर लेते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट फॉसिल रिमेन्स ऑफ अ लॉन्ग नेकेड एंड प्लांट ईटिंग। इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पे जूलॉजिकल बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है ना। और यहाँ पर ये डिस्कवर्ड कर रहे हैं ओल्ड फॉसिल। ओल्ड फॉसिल को मतलब ऑयल, ऐसी चीजें जिसको हम जला सकें, जिसको हम जला के एज अ फ्यूल काम ले। ठीक है, तो बी और ई पेयर बिल्कुल सही बन रहा है। तो बी और ई इसमें है, बी और ई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। लो जी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट। अब इसको अगर आपको 100% संतुष्टि चाहिए तो एक बार रीड कर लो, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ इसको रीड कर लेते हैं। तो इसको रीड करते हैं, बी से स्टार्ट। बी अभी अभी हमने रीड करा, बी के बाद ई को कनेक्ट करा। अब ई के बाद ए बैठ रहा है क्या?
तो ए को चलते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर कोई डायनासोर का नाम बोला गया है, डायनासोर इन जैसलमेर राजस्थान, उसके बाद सी लगाना है, suggesting that India was a major center for dinosaur evolution. Okay, D out of the tone है क्या? A London based systematic fossil exploration and excavation program. ये कौन सा भाई, कौन सा लंदन बेस्ड सिस्टमेटिक फोसिल एक्सकवेशन प्लांट है? नहीं, यहाँ पे बात हो रही थी प्लांट की, यहाँ पे बात हो रही है डायनासोर की, तो कहीं ना कहीं ये जोलॉजिकल सर्वे में ही आएगा, है ना? तो इसका मतलब डी आउट ऑफ द टोन हो गया, बी सॉरी ए विल बी अवर करेक्ट। इस तरीके से हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, ऐसे क्वेश्चन डेली अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन छोटी सी दे दूं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की, आरबीआई ग्रेड बी की, सबकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जितने भी ऐसे आपके टॉप जॉब्स हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो आप ओनली बोल्ड लर्निंग सेंटर पुणे ब्रांच में आके विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हर एक महीने 2 नए बैच लॉन्च होते हैं, 2 नए फ्रेश बैच, 2 न्यू फ्रेश बैच हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं। आप यहाँ पर इंक्वायरी करिए, एनरोल करिए, आके जीरो से सीखिए। लोकेश सर आपको क्वांट पढ़ाएंगे और सभी एग्जाम के लिए हमारे पास डेडिकेटेड फैकल्टी है, हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी, हर एक एग्जाम के लिए पर्टिकुलर। अगर आप सिर्फ क्वांट सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप रीजनिंग और मैथ आपकी ठीक है, आप नहीं करना चाहते, आप सिर्फ क्वांट करना चाहते हैं, तो क्वांट का भी डेडिकेटेड बैच लॉन्च हो रहा है 11 दिसंबर से। तो आप क्वांट के लिए भी यहाँ पर बैच लगा सकते हैं। यही नंबर है, कॉल करिए, पुणे ब्रांच में आइए और आके अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन को एक एज दीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। आपको गाइडेंस भी फ्री मिलेगी, इंटरव्यू यहाँ पर फ्री है, हर एक चीज की प्रिपरेशन यहाँ पर फ्री है। मेन यहाँ पे फोकस रहेगा डीआई को लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चन, प्री और मेंस पूरा करवाया जाएगा। ऑनलाइन में क्या होता है, प्री प्री करवा देते हैं, ऑनलाइन के अंदर प्री इसलिए करवा देते हैं क्योंकि प्री में व्यू ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्री और मेंस दोनों आपको करवा के दिया जाए। और अगर आप MBCAT के लिए कोर्स करना चाहते हैं तो उसका भी एक स्पेशल बैच है जो 18 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है, तो आप MBCAT भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आपको लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वीडियो पॉज कर लो, अपना आंसर लगा लो, अब मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। देखो इसको किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप इसको रीड करते हुए आएंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे यार कुछ लॉन्च हो रहा है। आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 50 ईयर, रशिया इज प्लानिंग टू लॉन्च। रशिया प्लान कर रहा है कुछ लॉन्च करने का। तो रशिया क्या लॉन्च करने का प्लान कर सकता है? आ लूनर मिशन, एक लूनर मिशन प्लान कर रहा है भाई वो लॉन्च करने का। तो इसका मतलब क्या है, सी और ए हमारा यार बैठ रहा है। सी और ए देख लें किस ऑप्शन में, सी और ए इसी ऑप्शन में, सी और ए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। अब इसको अगर हमें 100% कंफर्म करना है तो ये सीक्वेंस रीड करके देख लें, आ जाओ रीड कर लेते। सी आंसर आ रहा है, चलो सी आ रहा है, रीड करके देख लेते हैं। सी है तो सी को रीड करा, आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 50 इयर्स रशिया इज प्लानिंग टू लॉन्च अ लूनर मिशन एंड एंटर द रेस टू बिकम द फर्स्ट नेशन। उसके बाद ई लगा रहा है, टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून विच इज डीम टू रिटेन। उसके बाद डी आ रहा है, डी आ रहा है मतलब अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ वाटर सपोर्ट अ फ्यूचर ह्यूमन प्रेजेंस। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो एक ऐसा सोर्स बन सकता है जहां पे पानी मिल जाए, और अगर पानी मिल गया तो ह्यूमन वहां पर फ्यूचर में जा सकता है, रह सकता है। तो ऐसे करके यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है। बी आउट ऑफ द टोन बोल रहा है, बी को पढ़ ले में। बी में बोला जा रहा है स्पेंड 5 to 7 इन दी लूनर ऑर्बिट बिफोर डेस्केंडिंग ऑन दी 3 पॉसिबल लैंडिंग साइट। तो भाई क्या 5 से 7 क्या स्पेंड कर दिए, 5 से 7 बताओ तो इसका मतलब क्या है, बी आउट ऑफ द टोन हो जाएगा। तो आप खुद देख पा रहे होंगे जो स्टूडेंट इसको रीड करके कर रहे थे तो लगभग इन्होंने सारे ही ऑप्शन ऐसे बनाए जो थीम को मैच कर जाए, फिर भी इसमें ओड पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इसको पेयर वाइज करेंगे, और पेयर वाइज अगर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट है। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, जो भी आपको इंक्वायरी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।